हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से पता करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी सहायता से हम कोई भी जो मेटल रहता था अर्थात धातु या फिर कोई भी अधातु, उसका क्या पता करते थे, इलेक्ट्रोड विभव पता करते थे। और जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दो टाइप का काम करता था, या तो कैथोड की तरह या तो फिर एनोड की तरह, और उसको हम जोड़ते थे किसी भी धातु या अधातु इलेक्ट्रोड के साथ। तो चूंकि हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना हुआ है, इस कारण क्या है, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव आता था उसके साथ जो भी धातु या अधातु इलेक्ट्रोड जुड़े रहते थे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता था। अब उसकी सहायता से जब हमने किसी भी धातु या अधातु का इलेक्ट्रोड विभव पता किया, तो पता करने के साथ ये हमको पता चला कि कुछ धातु आक्सीकरण विभव दिखाते थे और कुछ धातु अपचयन विभव दिखाते थे। अर्थात किसी धातु में आक्सीकरण होता था, किसी धातु में अपचयन होता था, जिससे सबके मान अलग अलग आते थे। चूँकि IUPAC ने कह रखा है कि हमको हमेशा अपचयन विभव ही पता करना है, और वो भी मानक स्थिति। मानक स्थिति का अर्थ है कि हम हमेशा जो सॉल्यूशन रहेगा, विलयन रहेगा, उसकी सांद्रता 1 मोल रखेंगे, टेम्परेचर हमेशा रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, और जो अपना वायुमंडल का दाब है वो रखेंगे हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमेशा मानक स्थिति में हमको पता करना है अपचयन विभव, अर्थात जिसमें आक्सीकरण हो रहा है उसका भी अपचयन विभव हमको लिखना ही है। अब इस तरीके से हमको जिसका आक्सीकरण होता था उसका भी अपचयन विभव हम पता कर लेते हैं, और जिसका अपचयन होता है वो तो अपचयन विभव हमको पहले से ऑलरेडी पता रहता है। तब हम अपचयन विभव को, अर्थात मानक स्थिति में यदि कोई अपचयन विभव है उसको यदि हम एक क्रम से सेट करें, और वो भी बढ़ते क्रम से। बढ़ते क्रम का अर्थ है कि सबसे कम मान है वो सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे अधिक मान वाले सबसे नीचे में लिखे जाएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव को यदि बढ़ते क्रम में एक श्रेणी में जमा दिया जाए या फिर उसका एक सारणी बना दिया जाए, तो जो सारणी हमको मिलता है उस सारणी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा किसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं और ये चीज़ हम कैसे निकालते थे। ये हम निकालते हैं पूरे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, और उसमें जो आक्सीकरण विभव का मान आता था उसको हम अपचयन विभव में कन्वर्ट करते थे, जो कि हम और पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और अपचयन विभव जो रहता था, जो कि कैथोड में होता था, वो तो हम अपचयन विभव उसको उसी तरह से लिखते थे। अर्थात जितने भी हम यहाँ पे डाटा लिखने वाले हैं वो पूरे अपचयन विभव के रूप में लिखने वाले हैं, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी रहता है वो भी अपचयन विभव के रूप में रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, अर्थात इलेक्ट्रोडों की मानक अपचयन विभव। अब इसी को मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अपचयन विभव ही लिखा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, और ECS लिख सकते हैं। ECS का अर्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एस का अर्थ यहाँ पे सीरीज होगा। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। मतलब इनको बढ़ते क्रम में रखना है। अब बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उसमें क्या है, कुछ जो अपने एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो अपने धातु भी होते हैं। तो यदि धातु की सक्रियता की बात करूं तो यहाँ पे जो धातु की सक्रियता की श्रेणी रहेगी वो हमेशा घटते क्रम में रहती है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनता है ना, किसका, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, वही वास्तव में धातु की सक्रियता का उल्टा होता है, अर्थात घटता क्रम होता है। तो हम इस जो विद्युत रासायनिक श्रेणी रहता है इसी को सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। इस आधार पर इसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी का अर्थ होता है रिएक्टिविटी सीरीज, अर्थात कौन अधिक क्रिया करेगा और कम क्रिया करेगा, इसके लिए हम इस सीरीज को भी उपयोग कर सकते हैं। इस कारण इसको सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। अब इस आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सक्रियता श्रेणी है, धातु की सक्रियता श्रेणी इसमें घटते क्रम में होती है। इसमें घटते क्रम में, अर्थात जो अपचयन विभव का बढ़ता क्रम है वही धातु की सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है, इसमें घटते क्रम में होती है। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसमें जो अपने धातु आते हैं या फिर जो भी अधातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको याद करना बहुत सिर दर्द वाला काम होता है, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। अब 12th का जो पेपर होता है उसमें सामान्य इसके डेफिनेशन पूछे जाते हैं। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम कैसे कोडिंग करके याद कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तरीके से आप इसको याद नहीं कर सकते। इससे संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे इसके श्रेणी से, और श्रेणी को आपको क्रम से याद करना है। ठीक है, फिर इसके हम प्रॉपर्टीज लिख लेंगे और वो किस आधार पर श्रेणी बनाए गए हैं ये सारी जानकारी हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान जमीन कार फ्रिज। अर्थात जो अली महान है वो भारत सरकार का नाम लेके ये सारा चीज़ मांग रहा है, जमीन, कार, फ्रिज, CD, कुकर। अब उसके बाद बोल रहा है नहीं तो शादी पोस्टपोन।
पोस्टपोन, अर्थात ये सारा चीज़ नहीं मिला तो वो शादी आगे बढ़ जाएगा। देखिए हे, अब इसके बाद थोड़ा अलग तरीके से याद करना है। हे क्यों आई आज बाहर, ठीक। हे क्यों आई आज बाहर, पिटेगी और हस्ट। इधर चीज़ें आपने थोड़ी बहुत याद करना सीख लिया होगा। अब देखिए इसके नाम के सामने मैं लिख रहा हूँ क्या क्या है। ले से हम लिखेंगे लिथियम Li, कर से हम लिखेंगे पोटेशियम, भारत से हम लिखेंगे बेरियम, सरकार से लिखेंगे हम स्ट्रांसियम, का अर्थ है यहाँ पे कैल्शियम, नाम का अर्थ है सोडियम, मांगे का अर्थ है यहाँ पे मैग्नीशियम, अली का अर्थ है एल्युमिनियम, ठीक। महान का अर्थ है मैग्नीज, जमीन का अर्थ है कि जिंक, कार का अर्थ है क्रोमियम Cr, फ्रिज का अर्थ है आयरन Fe, सीडी का अर्थ है कि कैडमियम, कुकर तक का अर्थ है कोबाल्ट Co, नहीं तो का अर्थ है कि निकिल, ये तो हम एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं निकिल नहीं से, शादी का अर्थ है कि स्टेनस अर्थात टीन, पोस्टपोन का अर्थ है लेड Pb, हे का अर्थ है हाइड्रोजन। अब देखिए यहीं से आपको मेन स्टार्ट होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना हे से, ये हाइड्रोजन, इसी का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मान होता है, अर्थात इसका विभव का मान होता है अपचयन या ऑक्सीकरण विभव जो भी है उसको हमने शून्य माना है। अब इसी के आधार पर हमने सारी चीज़ों को बांट दिया है। इसके ठीक ऊपर में जितने भी मान रहते हैं सब ऋणात्मक में रहते हैं और इसके ठीक नीचे में जितने भी मान रहते हैं सबके सब धनात्मक में रहते हैं और यहाँ से बढ़ते क्रम है, अर्थात यहाँ से नीचे आते जाऊँगा तो जो अपचयन विभव का मान है वो बढ़ते जाएगा। अपचयन विभव का मान बढ़ते जाएगा का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ से हम नीचे आते जाएंगे तो अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, तो यहाँ से नीचे आएंगे तो अपचयन विभव का मान बढ़ते जाता है। क्यों से यहाँ पे है कॉपर Cu, आई का अर्थ है आयोडीन I2, आज में यहाँ पे आपको दो चीज़ याद करना पड़ेगा, Hg मरकरी और एक याद करना पड़ेगा सिल्वर Ag, मरकरी के बाद सिल्वर। आज बाहर का अर्थ है यहाँ पे Br2, अब Br2 के बाद हम लिखेंगे पिटेगी का अर्थ है प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के बाद दो चीज़ एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा आपको, आयोडीन और Cl2, O2 और Cl2 क्लोरीन, और का अर्थ यहाँ पे आरम अर्थात गोल्ड, और फास्ट का अर्थ होता है फ्लोरीन। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी किस क्रम से आपको याद करना है। देखिए ये अपना ट्रिक रहेगा, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, जमीन कार फ्रिज सीडी कुकर, नहीं तो शादी पोस्टपोन, हे क्यों आई आज, मतलब किसी लड़की को बोला जा रहा है हे क्यों आई आज, बाहर पिटेगी और फास्ट के लिए हम यहाँ पे फ्लोरीन ले रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने याद करना सीख लिया होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका जो अपचयन विभव है या फिर बोले ऑक्सीकरण विभव, चूंकि हमने सीरीज पूरा अपचयन विभव पे आधारित बनाए रखी है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर में जो आने वाले हैं वो सबके मान होते हैं हमेशा ऋणात्मक वाले, निगेटिव। अब ये जो मान है ये याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पता रखने हैं, ठीक है। और इसके नीचे जितने ये तत्व हैं इन सब के मान आते हैं धनात्मक में, ठीक। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि इसके ऊपर में हाइड्रोजन के ऊपर में हाइड्रोजन अर्थात ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, ठीक है SHE। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर में जिनके मान ऋणात्मक में आते हैं, ऋणात्मक अर्थात हो गया एनोड और एनोड हो गया अर्थात ऑक्सीकरण। कहने का अर्थ है कि इस हाइड्रोजन के साथ इसके ऊपर में जितने भी ये सब धातु हैं या जो भी है धातु रहेंगे वो सब यहाँ पे एनोड की तरह काम करेंगे और ये जो हाइड्रोजन है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब इस हाइड्रोजन के जो नीचे में है जितने सबके मान जो धनात्मक में आते हैं, ये मान आपको याद नहीं करने हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये नीचे वाले सारे मान धनात्मक में है और ऊपर वाले सारे मान ऋणात्मक में। आपको सिर्फ ये क्रम याद करना है इस कोड के द्वारा, क्योंकि ये क्रम ऊपर नीचे होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन अटपटे पूछे जाएंगे तो, ठीक। तो नीचे के जितने मान हैं जो कि धनात्मक में आते हैं, धनात्मक अर्थात कैथोड अर्थात जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ जब इनको हम सेट करेंगे और इनका जब अपचयन विभव पता किया जाएगा अर्थात पोटेंशियल पता किया जाएगा, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि कैसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेट करते हैं किसी भी धातु के साथ या किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ। तो उसमें जब हम इनको लगाएंगे तो ये सारे जो हैं वो सब इस हाइड्रोजन के साथ कैथोड की तरह काम करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या काम करेगा, एनोड का, और ऊपर वाले सब के सब एनोड की तरह काम करेगा और वहाँ पे इन सब के साथ हाइड्रोजन कैसा काम करेगा, कैथोड का। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये सबको नोट करिए, फिर हम इनकी विशेषता समझते हैं कि कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है और कौन सा दुर्बल ऑक्सीकारक है और वास्तव में वो चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि मैं सिर्फ एक सेट का विशेषता बताऊंगा अर्थात प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा,
जिससे आप उसका उल्टा करके और भी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। एक साइड का अर्थात ये हमारा चूंकि शुरुआत था तो इसको मैं बोल सकता हूँ अप अर्थात ऊपर का हिस्सा, और सबसे नीचे कौन सा था, ये वाला हिस्सा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डाउन अर्थात सबसे नीचे। अर्थात जब श्रेणी आप बनाएंगे तो लिथियम को सबसे ऊपर रखेंगे और सबसे नीचे फ्लोरीन को रखेंगे, और ये वाला जो बीच है ये हाइड्रोजन को हम यहाँ बीच में रखेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि जो अपना ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो इन मेटल या नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोड हैं इनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम का अर्थ है कि हमने ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे कम का मान ऊपर रहेगा और सबसे अधिक का मान नीचे रहेगा। मतलब शुरुआत हम करेंगे सबसे कम मान से और हमारा अंत होगा सबसे अधिक मान। तो मैं ऊपर से नीचे अर्थात अप टू डाउन बता रहा हूँ जो भी प्रॉपर्टीज है, अप टू डाउन अर्थात ऊपर से नीचे, किसमें, ये श्रेणी में। और ये श्रेणी में कभी कभी ये श्रेणी क्या है उल्टा भी कर दिया जाता है किसी किसी बुक में, अर्थात इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, तो फिर सारे प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। लेकिन आप श्रेणी ऐसा ही याद करेंगे, इसमें आपको सरलता रहेगा कोई भी चीज़ को पढ़ने में। तो देखिए सबसे पहला अपना प्रॉपर्टीज है कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, चूंकि ये किस क्रम में है, मानक अपचयन विभव के, तो मैं लिख सकता हूँ मानक अपचयन, मानक अपचयन अर्थात हम ऐसे चल रहे हैं और ये कंटिन्यू इसके नीचे में लगा है सबसे लास्ट में ये, ठीक है, अप टू डाउन, ठीक। तो उल्टा आप इसका बना सकते हैं, मैं ऐसा सीधा बना रहा हूँ। सीधा बनाने में क्या होगा, आपको पढ़ने में याद करने में आसानी होगा, बाद में उल्टा जो भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप उल्टा उसको कर सकते हैं। मानक अपचयन विभव का मान, विभव, मानक अपचयन विभव का अंग्रेजी में मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है, अपचयन मतलब रिडक्शन, और विभव का अर्थ होता है पोटेंशियल, SRP लिखते हैं। और मानक हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 1 मोलर सांद्रता पे हो रहा है 1 m पर, और वायुमंडलीय दाब है 1 वायुमंडलीय दाब, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही हम सारे मान पता करते हैं। तो आपको मान कुछ याद नहीं करना है, जैसे कि पहले बताया आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के नीचे हैं जितने सबके सब धन वाले मान हैं, और सबसे अधिक धनात्मक मान इसका है फ्लोरीन का, और इसके ऊपर है वो सब ऋणात्मक मान है, और सबसे अधिक ऋणात्मक मान है लिथियम का, ठीक है। अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते गया है, तो सबसे अधिक ऋणात्मक ये है और सबसे अधिक धनात्मक ये है मान में, ठीक है। अर्थात इनके जो डाटा आएंगे वो कौन सा, अपचयन विभव के मान। तो ऊपर से नीचे मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि हमने बढ़ते क्रम में लगा रखा है इस श्रेणी को, इसीलिए इसको हम मानक क्योंकि हमने इस श्रेणी को बढ़ते क्रम में लगा रखा है अपचयन विभव के, और एक चूंकि एक क्रम बन रहा है इसलिए इसको हम श्रेणी बोल रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल हर बार बनेगा, अर्थात इस हाइड्रोजन को मैं चाहे इसके साथ जोड़ूँ, इसके साथ जोड़ूँ, फर्क ये रहेगा कि इनके केस में चूंकि सारे मान ऋणात्मक है तो ये सब एनोड की तरह काम करेंगे और हाइड्रोजन यहाँ कैथोड की तरह काम करेगा, और ये हाइड्रोजन इनके साथ भी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएगा, अर्थात इसके साथ भी अलग, इसके साथ भी, सबके साथ बारी बारी से बना सकता है। और सबके जितने मान हैं ये सब इस हाइड्रोजन के साथ, चूंकि सबके मान धनात्मक है तो धनात्मक मतलब क्या हो गया, कैथोड, तो ये सब मान कैथोड की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन इनके केस में एनोड बन जाएगा, ठीक। जब इनको सेल बना के हम इनका पोटेंशियल पता करेंगे अर्थात विभव, चूंकि हाइड्रोजन के मान हम 0 मानते हैं तो जो भी मान आते हैं वो इन्हीं तत्वों के आते हैं, इसलिए इन्हीं तत्वों के मान हम लिख देते हैं, ठीक। तो विभव का मान बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर इनका मान बढ़ता है। तो इसका उल्टा मैं क्या लिख सकता हूँ, अर्थात मानक आक्सीकरण विभव क्या होता है, घटता है, लिख सकते हैं ना इसका उल्टा, अर्थात अब चूंकि ये क्या था, मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं आक्सीकरण को क्या बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट में 2 चीज़ें होंगी, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये तो पहला हो गया। चूंकि अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि मानक शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है, अपचयन विभव, अपचयन का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीकरण विभव, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए SOP घटता है लिखा हूँ। चूंकि ऊपर से नीचे आने पर अपचयन वाला गुण क्या होता है, बढ़ता है। अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना एक प्रकार से किसका गुण है, अधातु का गुण, ठीक है। तो ये याद रखें। और धातु किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग के क्या बना ले, धन आयन, ठीक है। अर्थात ऊपर से नीचे जब आऊँगा तो अधातु का गुण बढ़ेगा, इसका अर्थ क्या है, धातु का गुण घटेगा। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, दूसरा, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण बढ़ता है, ठीक है। इसी को हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण बढ़ रहा है, इसका अर्थ है ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण अर्थात छोड़ने का गुण क्या हो रहा है, घट रहा है, लिख सकते हैं, ठीक। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण बढ़ता है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट। इसी को अर्थात करके जैसे ऊपर में लिखा उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण क्या होता है, घटता है। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कहलाता है अपचयन, और अपचयन जिस पदार्थ में होता था उसको हम क्या बोलते थे, आक्सीकारक, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, तीसरा, ऊपर से नीचे आक्सीकारक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है,
क्योंकि आक्सीकारक हम किसको बोलते थे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं हम अपचयन। चूंकि अपचयन गुण बढ़ रहा है इसलिए क्या होगा, आक्सीकारक गुण बढ़ता है। इस तरीके से मैं देखूं तो ऊपर से नीचे आने पर अपचयन गुण बढ़ रहा है इसलिए आक्सीकारक गुण बढ़ता है। अपचयन का उल्टा होता है आक्सीकारक, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं सबसे नीचे जाऊँ तो जो फ्लोरीन है वो क्या होगा, प्रबल आक्सीकारक होगा। ठीक है, अतः सबसे नीचे में चूंकि फ्लोरीन आ रहा है F2 क्या होगा, प्रबल आक्सीकारक। तो दुर्बल कौन सा होगा, दुर्बल कौन सा होगा। अब देखिए ये प्रबल है तो इसका ठीक उल्टा कौन सा है, लिथियम। लिथियम दुर्बल आक्सीकारक रहेगा, लेकिन आक्सीकारक का उल्टा क्या होता है, अपचायक। ठीक है, देखिए ऊपर से नीचे आने पर आक्सीकारक गुण बढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो कौन सा गुण बढ़ने वाला है, अपचायक गुण बढ़ेगा ना, ठीक इसका उल्टा। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर आक्सीकारक गुण बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो अपचायक गुण क्या हो रहा है, वास्तव में घट रहा है, अर्थात सबसे कम अपचायक ये रहेगा। अर्थात इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दुर्बल अपचायक। दुर्बल अपचायक का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करने की क्षमता है वो उसकी सब, दुर्बल अपचायक का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की जो क्षमता है उस फ्लोरीन की सबसे कम है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दुर्बल अपचायक। तो इस हिसाब से मैं इस श्रेणी में देखूँ तो फ्लोरीन चूंकि सबसे नीचे में है और सबसे ऊपर में कौन सा है, लिथियम। तो लिथियम को मैं क्या बोल सकता हूँ, चूंकि सबसे नीचे आक्सीकारक गुण बढ़ जा रहा है, ऊपर से नीचे आने पर अपचयन के बढ़ने के कारण आक्सीकारक गुण बढ़ रहा है। और आक्सीकारक किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं आक्सीकारक, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उनको कहा जाता है अपचायक। और अपचायक किसमें होता है, वास्तव में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसमें अपचायक गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो लिथियम है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रबल अपचायक। क्यों प्रबल अपचायक, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है इसलिए आक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं। अब ऊपर से नीचे आऊँगा तो कौन सा गुण घटेगा, अपचायक वाला जो गुण है वो घटने वाला है। इस तो सबसे कम जो अपचायक रहेगा वो तो फ्लोरीन रहेगा, लेकिन सबसे अधिक अपचायक कौन सा रहेगा, लिथियम। इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ प्रबल अपचायक। अर्थात जो प्रबल अपचायक वही क्या है, वास्तव में वही है दुर्बल आक्सीकारक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात एक चीज़ आप याद रखेंगे तो दूसरा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखा। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आक्सीकारक गुण बढ़ता है, अर्थात क्या हो जाएगा, अपचायक गुण घटता है। मतलब एक में दो चीज़ आप लिख सकते हैं। चौथा आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ऊपर से नीचे आप आने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना वास्तव में अधातु का गुण होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर से नीचे जब आऊँगा तो अधातु का गुण हमेशा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर नीचे अधातु गुण क्या होगा, बढ़ता है या बढ़ेगा। अब इसका उल्टा क्या होगा, अधातु गुण बढ़ रहा है तो कम क्या हो रहा है, धातु का गुण कम होगा, धातु गुण कम होता है अर्थात धात्विक गुण कम होगा। अब धात्विक गुण कम होगा का अर्थ क्या है, धात्विक गुण कम होना का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों को जो त्यागने की क्षमता है वो नीचे की ओर कम हो रही है, लेकिन ऊपर की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात जो चीज़ें ऊपर से नीचे बढ़ने वाली है वही चीज़ें ऊपर से उसके ठीक उल्टे में नीचे से ऊपर क्या होने वाली है, वो चीज़ घटने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ऊपर से नीचे अधातु गुण बढ़ता है, इसका कारण है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना वास्तव में क्या है, अपचयन है। इस तरीके से मैं मानक अपचयन विभव, चूंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, E0 से। मानक अपचयन विभव को E0 और यहाँ पे रिडक्शन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को सिर्फ हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यदि मैं सामान्य रिलेशन देखूँ तो मानक अपचयन विभव होता है, मानक अपचयन विभव इसका संबंध इस तरीके से होता है, चूंकि मानक अपचयन विभव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है तो उसके साथ आक्सीकारक गुण बढ़ता है, तो इसका संबंध आक्सीकारक से ऐसा है सीधा, इसके बढ़ने से बढ़ेगा आक्सीकारक गुण, और नीचे है अपचायक। अब अपचायक किसको मैं बोलूँगा, अपचायक बोलूँगा जिसका आक्सीकरण हो जाए, और आक्सीकारक किसको बोलूँगा, जिसका अपचयन हो जाए। तो इस तरीके से मानक अपचयन विभव का मान बढ़ना, इसका अर्थ है कि आक्सीकारक गुण का मान बढ़ना। मानक अपचयन विभव का मान घटना, घटेगा कब, जब इससे हम उल्टा चलेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा। तो मानक अपचयन विभव का मान घटने का अर्थ है कि अपचायक गुण का मान बढ़ना, अर्थात नीचे से ऊपर जाऊंगा तो अपचायक गुण बढ़ने वाला है। सबसे प्रबल अपचायक रहेगा लिथियम, और दुर्बल की बात करूँ तो दुर्बल रहेगा फ्लोरीन। ठीक, इसका उल्टा। तो अर्थात एक पॉइंट में आप बहुत सारी चीज़ों को आंसर बना सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट एक साइड से आप लिखें इस तरीके से, सबको आप डबल कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले मानक अपचयन विभव बढ़ता है, अर्थात इसका उल्टा करेंगे तो मानक ऑक्सीकरण विभव घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है ऊपर से नीचे, तो घटेगी क्या, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, अर्थात आक्सीकारक गुण घटने वाला है जब अपचयन गुण बढ़ रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है आक्सीकारक गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे, चूंकि अपचयन क्षमता बढ़ रही है इसलिए आक्सीकारक गुण बढ़ता है। आक्सीकारक गुण अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपचायक गुण ऊपर से नीचे घटेगा। ठीक, तो नीचे से ऊपर इसका ठीक उल्टा होने वाला है। तो इस तरीके से फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक है, लेकिन ये क्या है, दुर्बल अपचायक है।
फ्लोरीन नीचे में है इसलिए प्रबल आक्सीकारक है, जब इलेक्ट्रॉनों को वहाँ पे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। वैसी धातु अधातु के केस में अधातु गुण बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधातु का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना धातु का गुण होता है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ ऊपर से नीचे जब आऊँगा धातु का गुण क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि नीचे से जब ऊपर जाओगे तो धात्विक गुण क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला का अर्थ है कि ये जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, त्यागने वाला। अर्थात मैं धातु के सक्रियता का यदि क्रम देखूं तो सबसे अधिक सक्रिय धातु लिथियम है और इसी का ऋणात्मक मान सबसे अधिक होता है। और सबसे कम सक्रिय की बात करूं तो जो फ्लोरीन है F2 ये सबसे कम सक्रिय है, और फ्लोरीन यहाँ पे एक अधातु है, ना कि धातु। ठीक है, तो मेरी चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे करना है। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना और त्यागना ये सिस्टम को यदि आपने समझ लिया है तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसका अर्थ है कि अपचयन बढ़ रहा है, अपचयन बढ़ रहा है इसलिए वो आक्सीकारक गुण भी बढ़ रहा है, और आक्सीकारक गुण बढ़ रहा है इसलिए अधातु का गुण बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है। अब इसका जस्ट आप उल्टा कर देंगे तो सारी चीज़ें उल्टे हो जाएंगी। नीचे से ऊपर जाओगे तो जो चीज़ें ऊपर से नीचे बढ़ रही थी वो सब नीचे से ऊपर में क्या होने वाली है, घटने वाली है। ठीक, तो मेरी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। फिर हम जो ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके आधार पर, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है इसके आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग हम किन किन कंडीशनों में कर सकते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात इसके हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखें कि धात्विक गुण चूंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होने वाला है, कम होने वाला है, अर्थात अधातु का गुण बढ़ने वाला है। तो सबसे अधिक सक्रिय यदि मैं धातु की बात करूं तो लिथियम रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे अधातु का गुण बढ़ रहा है। इसका अर्थ नीचे से ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, धातु का गुण बढ़ने वाला है, और सबसे सक्रिय धातु लिथियम रहता है यहाँ पे। और इसी लॉजिक का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये जो जिंक रहता है और इस आयरन में, जो आयरन रहता है इसके ऊपर में पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है जिंक का, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक का इसलिए पेंट कर दिया जाता है क्योंकि जिंक सस्ता होता है, पहला कारण। दूसरा, इस आयरन के ठीक इधर आता है ऊपर में, और ऊपर में जो भी इस श्रेणी में प्रत्येक ऊपर में आने वाला जो तत्व है वो ज़्यादा सक्रिय माना जाएगा नीचे वाले तत्व से। ठीक है, तो ये जो जिंक है चूंकि अधिक सक्रिय है अर्थात अधिक एक्टिव फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, जब मैं इस आयरन के ऊपर में इसका पोताई कर दूंगा तो सबसे पहले ये ज़्यादा सक्रिय है इसलिए सबसे पहले यही नष्ट होगा, उसके बाद ये नष्ट होगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इसके जो डाटा होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के, चाहे धातु हो या अधातु, वो डाटा का उपयोग हम किन किन जगहों पर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे इसके मुख्य कंसेप्ट को, कि वास्तव में हम इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्यों पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख रखा हूँ, ये ऊपर से नीचे हम जानते हैं कि मानक अपचयन विभव के आधार पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो बनाया गया है किसी भी इलेक्ट्रोड के। मानक अपचयन विभव अर्थात अपचयन होने की क्षमता। अपचयन होने की क्षमता का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता के बढ़ते क्रम में बनाया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अर्थात मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम हमारा ये होगा, अर्थात ऊपर से नीचे। कुछ डाटा लिख रखा हूँ जिसके आधार पर आपको समझने में आसानी होगा इन पॉइंट्स को। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हैं जिस पे हम डील करेंगे, बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन के आधार पर डील कर लेंगे। जैसे कि पहले धातुओं की सक्रियता, जैसे कि हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे आने पर अपचयन क्षमता बढ़ता है। अपचयन क्षमता अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता। अब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता होता है अधातु के गुण, और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने की क्षमता कहलाता है धातु का गुण। अर्थात हम धातु उन तत्वों को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और धन आयन बना लें। क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर सारे जो धातु हैं या अधातु जो भी हैं वो सब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं का अर्थ है कि ऊपर से नीचे जब आऊँगा तो अधातु का गुण बढ़ेगा। इस आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर जो धातु की क्रियाशीलता है या उनके धात्विक गुण है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब नीचे से ऊपर चले जाऊंगा तो धातु गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अर्थात इसके उल्टे हो जाएंगे ऊपर से नीचे आने पर यदि घटते हैं तो। इस हिसाब से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील, पोटेशियम उसके पीछे, फिर सोडियम और भी सारे धातु हैं इसके पीछे लगते जाएंगे। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, इनके डाटा के आधार पर कौन अधिक क्रियाशील कौन कम क्रियाशील। तो हमेशा याद रखें जो अधिक ऋणात्मक रहेगा, जो भी डाटा दिया रहेगा जितना अधिक ऋणात्मक वह उतना ही अधिक क्रियाशील। अधिक ऋणात्मक मतलब होगा अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील का अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ेगा, अर्थात उसका ऑक्सीकरण बहुत सरलता से होगा। और अधिक क्रियाशील का अर्थ यह भी है कि ऑक्सीकरण सरलता से होगा, अर्थात वो धातु बहुत जल्दी नष्ट भी होने वाला है। ठीक है, इसलिए जो लिथियम है बहुत सक्रिय धातु है और बहुत तेज़ी से नष्ट होता है। उसके नीचे ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ये कापर और इसी के आसपास जिंक के नीचे इधर बीच में आयरन भी आता है, जिसको हम शुरू में ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ एक के डाटा लिख रखा हूँ। ये डाटा आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ यहाँ पे समझना है। डाटा के आधार पे हम कैसे कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक, अधिक ऋणात्मक अर्थात अधिक क्रियाशील, कम ऋणात्मक अर्थात कम क्रियाशील। कम ऋणात्मक अर्थात कम क्रियाशील। कम क्रियाशील का अर्थ है कि उसका ऑक्सीकरण कम होगा, कम क्रियाशील। अब ये तो ऋणात्मक केस में है। यदि धनात्मक मैं देखूं तो धनात्मक में मैं किसको बोलूँगा, अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील। तो धनात्मक में जो कम धनात्मक रहेगा वो अधिक क्रियाशील है और अधिक धनात्मक वाला कम क्रियाशील है, अर्थात इसका ठीक उल्टा। ठीक है,
कम ऋणात्मक का अर्थ मैं क्या बोल सकता हूँ? कम ऋणात्मक का अर्थ मैं ये बोल सकता हूँ ना, अधिक धनात्मक। अधिक धनात्मक, इसका उल्टा यही होगा। अर्थात धनात्मक केस में यदि देखूं तो अधिक धनात्मक जो रहेंगे वो कम क्रियाशील होंगे। वैसे अधिक ऋणात्मक का उल्टा देखूं तो अधिक ऋणात्मक का अर्थ होगा कम धनात्मक। कम धनात्मक मतलब जिसके मान अधिक ऋणात्मक रहेंगे वो अधिक क्रियाशील रहेंगे, या फिर कम धनात्मक रहेंगे वो अधिक क्रियाशील रहेंगे। अब ये इसलिए लिखे क्योंकि दो धन वाले डाटा के बीच में यदि मैं तुलना करूं, जैसे कॉपर और ब्रोमीन में, तो यहाँ पे जो कॉपर है इसका मान धन 0.34 है और ब्रोमीन का धन 1.08 है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो अधिक क्रियाशील है। इससे हम ये और समझ सकते हैं कि इस श्रेणी में जो भी धातु पहले आते हैं अर्थात ऊपर आते हैं वो अधिक क्रियाशील माने जाएंगे। अर्थात प्रत्येक ऊपर आने वाला धातु अपने नीचे वाले से अधिक क्रियाशील रहेगा। जैसे कॉपर अधिक क्रियाशील रहेगा ब्रोमीन से। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। उसी तरीके से यदि मैं दो ऋणात्मक के बीच में तुलना करूं तो देखिए मैंने क्या लिखा है, अधिक ऋणात्मक अधिक क्रियाशील। अब देखिए इसमें ऋण 0.76 लिखा है जिंक में और लेड में लिखा है ऋण 0.12। चूंकि ये अधिक ऋणात्मक है ऋण का निशान लगा के, इसलिए अधिक क्रियाशील और ये कम क्रियाशील। अर्थात प्रत्येक ऊपर आने वाला धातु नीचे वाले धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। किसको हम कम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील बोलेंगे? अधिक क्रियाशील मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, जल्दी नष्ट होने वाला है। कम क्रियाशील का अर्थ जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, जल्दी नष्ट नहीं होगा। इसी वजह से जो अपना आयरन रहता है, आयरन के ऊपर हम जिंक का पेंट कर देते हैं, क्योंकि जिंक आयरन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक पहले नष्ट हो जाता है। और आयरन के ऊपर चूंकि हम पेंट कर दिए रहते हैं जिंक का, तो जिंक पहले नष्ट हो जाता है। उतना देर तक हम फिर से दूसरा कोटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे अपना जो लोहा है वो सुरक्षित बचा रहता है। दूसरे अनुप्रयोग की बात करूँ तो वो है विस्थापन गुण। विस्थापन गुण से हम ये पता कर सकते हैं इस डाटा को देखकर कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है, अर्थात उसके जगह से रिप्लेस कर सकता है। कहने का अर्थ है दो धातु की यदि हम क्रिया कराएं, यदि किसी धातु को विलयन लें और उसमें किसी दूसरे धातु को डुबा दें, तो हम इस डाटा से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा धातु किसको उसके विलयन से हटा सकता है। उसी तरीके से अधातु को भी हम बता सकते हैं कि कौन सा अधातु दूसरे धातु को हटाएगा उसके विलयन से। जैसा कि हम सामान्य रूप से जानते हैं, प्रत्येक ऊपर आने वाला जो इसमें का एलिमेंट है या धातु है वो अपने नीचे आने वाले धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं धातु में कि ऊपर वाला जो धातु है अपने नीचे वाले धातु को हटा सकता है। अब कैसे हटा सकता है ये देखिए, जैसे ये जिंक है और ये कॉपर, ठीक है, तो यदि मैं जिंक लूँ और साथ में कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लूँ, जिंक में राड ले लूँ और कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लूँ एक्वस, इसमें यदि मैं जिंक को डुबा दूँ तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देता है, उस जो सॉल्यूशन रहता है उसमें से, उसका जगह खुद ले लेता है। अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाएगा अलग, और वो भी सॉलिड के फॉर्म में, अर्थात तो जम जाएगा और छिप बना लेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि देखिए इस सीरीज में जिंक ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे में। तो इसमें क्या लिखा, ऊपर वाला प्रत्येक धातु अपने नीचे वाले धातु को उसके विलयन से हटा सकता है। इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। इसलिए ये जो जिंक है ये ज़्यादा क्रियाशील है, इस वजह से कॉपर को हटा रहा है, क्योंकि प्रत्येक ऊपर वाला अपने नीचे वाले की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील रहेगा, यदि हम उसके विलयन में डुबाते हैं तो हमेशा हटाएगा, इसलिए जिंक इस कॉपर को हटा दे रहा है। ऐसी हर एक केस में होने वाला है, सिर्फ इसी में नहीं, ऊपर वाले में भी हम कर सकते हैं। यदि लिथियम को मैं पोटेशियम वाले में डुबा दूँ तो पोटेशियम को लिथियम रिप्लेस कर सकता है और उसका जगह ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। ठीक है, इसी तरीके से यदि अधातु में देखूं तो अधातु में ठीक धातु का उल्टा होता है। धातु में क्या है, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील रहता था, नीचे वाला कम क्रियाशील। इसमें क्या है, अधातु में नीचे वाला जो अधातु है अपने से ऊपर वाले को हटाएगा। अब कैसे हटाएगा ये देखिए, ये फ्लोरीन है मेरा, अब मैं इस फ्लोरीन का F2 को रिएक्शन करा दूं किससे, ये ब्रोमीन। गिने चुने ही अपने पास अधातु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2। H2 को हम धातु अधातु दोनों के कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अधातु के रूप में ही ट्रीट करेंगे। ठीक, तो फ्लोरीन को यदि मैं ब्रोमीन के कोई भी कंपाउंड रहे, जैसे मेरा KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके से क्रिया कर रहा हूँ, तो ये फ्लोरीन चूंकि नीचे में आ रहा है और मैं क्या लिखा हूँ, अधातु में। ये याद रखना है ना, धातु का ठीक उल्टा है अधातु, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नीचे वाला अधातु अपने से ऊपर वाले अधातु को हटा देगा। अब देखिए नीचे ये था फ्लोरीन यहाँ पे, और ऊपर में कौन सा है, ब्रोमीन है। ये फ्लोरीन क्या करता है, इस ब्रोमीन का जगह ले लेता है और ये बना लेगा KF और ये बना लेगा FBr, या मैं इसको बोल सकता हूँ BRF। इस तरीके से उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे ये रिएक्शन हो रहे हैं। इस तरीके से रिप्लेस हो गया जो ब्रोमीन है और उसका जगह क्या ले लिया, फ्लोरीन ने। ठीक, ये अधातु के केस में। तो इस तरीके से हम डाटा को देख के भी पता कर सकते हैं। अधातु के केस में देखिए फ्लोरीन का मान ये था बहुत अधिक धनात्मक और ब्रोमीन का उसकी अपेक्षा कम धनात्मक था। ये सिर्फ अधातु के केस में होता है। बाकी धातु के केस में क्या होगा, हमेशा ऊपर वाला अधिक सक्रिय रहेगा, नीचे वाला कम सक्रिय रहेगा। अधिक सक्रिय का अर्थ है कि उसका ऑक्सीकरण बहुत आसानी से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी खो रहा है और वो जल्दी नष्ट होगा। कम सक्रिय का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं खो रहा है, वो जल्दी नष्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो अपना हो गया दो। तीसरा, हम इस डाटा के आधार पर ही, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ही हम एनोड और कैथोड पहचान सकते हैं। अब कैसे एनोड और कैथोड पहचान सकते हैं, हमको एनोड और कैथोड पहचानने की जरूरत पड़ेगा विद्युत रासायनिक सेल में। अर्थात जब विद्युत रासायनिक सेल बनाया जाएगा दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ के, तब वहाँ पे हम एनोड और कैथोड प्रेडिक्ट करेंगे, अर्थात पता करेंगे। कैसे पता करेंगे ये देखिए, जैसे मैं मान लो
पोटेशियम और सोडियम को जोड़ देता हूँ एक वायर के माध्यम से, और जिसमें से अब मुझे पता करना है कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। तो देखिए सोडियम का यहाँ पे मान कितना है 2.71 और पोटेशियम का मान कितना है ऋण 2.95। तो एनोड के लिए हमेशा याद रखना, एनोड हमेशा रहेगा अधिक ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक। एनोड मतलब इसी में ऑक्सीकरण होने वाला है, अधिक ऋणात्मक। ये तो ऋण वाले केस में है, यदि धन वाले केस में लूँ तो एनोड हमेशा रहेगा कम धनात्मक। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। वैसे ही हम कैथोड बोलेंगे हमेशा कम ऋणात्मक को। कम ऋणात्मक का अर्थ है कि कैथोड में हमेशा क्या होने वाला है, अपचयन होने वाला है, और कम ऋणात्मक का अर्थ क्या है, अधिक धनात्मक, अधिक धनात्मक। अब देखिए मैं यहाँ पे सेल बना रहा हूँ, दो टाइप का सेल। एक जैसे मान लो मैं पोटेशियम और सोडियम लिया ऋण वाले केस में, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम लिया, तो इसमें कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। तो इसके हिसाब से देखिए एनोड मैं क्या लिखा हूँ, अधिक ऋणात्मक। पोटेशियम और सोडियम को यदि मैं सेल के रूप में ट्रीट करता हूँ इस तरीके से पोटेशियम और सोडियम को, तो जो पोटेशियम है ये ऋण 2.95 है और सोडियम है ऋण 2.71। तो यहाँ पे चूंकि ये अधिक ऋणात्मक है इसलिए क्या काम करेगा, ये काम करेगा एनोड की तरह पोटेशियम, और सोडियम क्या करेगा यहाँ पे कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक, अब यहीं पे मैं मान लो लिथियम और सोडियम का सेट बना देता हूँ, तो यहाँ पे अब जो लिथियम है वो एनोड बन जाएगा और जो पोटेशियम है कैथोड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उसकी अपेक्षा कम ऋणात्मक है। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे एनोड और कैथोड हम डिसाइड करेंगे। ये तो ऋण यदि रहे दोनों डाटा या दोनों मान तब पता चलेंगे, अर्थात ये हमको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा अधिक ऋणात्मक कम ऋणात्मक वाला, ये याद रखें। अब मान लो एक ऋण है और एक दूसरा धन है, तो इसमें हमको पहचान करना बहुत सरल रहेगा। मान लो अगला मैं ले रहा हूँ कापर और एक ले रहा हूँ जिंक। ठीक है, अब देखिए कापर का मान है धन 0.34 और जिंक का मान है ऋण 0.76। अब ऋण 0.76 और धन 0.34 में किसका मान अधिक है, सामान्य सी बात है, इसमें धन रखा है तो ये उसकी अपेक्षा अधिक है। अब अधिक मान है इसलिए क्या काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड बनाएगा, और जो जिंक है वो ऋण 0.76 है इसलिए एनोड बनाएगा। ये डाटा आपको कभी नहीं रटने हैं, ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन में आपको पहचानना रहेगा। शर्त ये है कि एनोड कैथोड का पहचान तभी कर पाएंगे जब आपको सारे जितने भी मान दिए रहेंगे वो अपचयन विभव वाले मान रहेंगे। ऑक्सीकरण विभव वाले मान यदि ऑक्सीकरण विभव वाले मान दिए जाते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। इससे संबंधित हमने विद्युत वाहक बल वाला जो पढ़ा हुआ था इसके पुराने वाले लेक्चर में, वहाँ पे आपको उसका तरीका बताया गया है कैसे आप ऑक्सीकरण वाले को अपचयन में बदलेंगे, फिर उस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको सारे डाटा अपचयन विभव वाले, ये जितने भी डाटा है ये सब अपचयन विभव वाले मान है। ये देखिए यहाँ पे ये SHE है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका मान 0 है। अब इसके ऊपर जितने भी मान है सब ऋण वाले हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन से के साथ जब हम इनको जोड़ रहे थे तो इनके मान ऋण वाले हैं, अर्थात ये सब के सब इस हाइड्रोजन के साथ एनोड की तरह काम करते थे और हाइड्रोजन वहाँ कैथोड बन जाता था। अब नीचे सारे डाटा प्लस वाले हैं, इसका अर्थ ये है कि सब के सब कैथोड बनते थे और हाइड्रोजन वहाँ पे एनोड बनता था जब हम इनका सेल विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते थे तब। ठीक, अब इनके खुद के ही दो का यदि मैं सेट बनाऊं तो वहाँ पे हम दूसरा क्राइटेरिया अपना रहे हैं। तो वहाँ पे अधिक ऋणात्मक वाला मान हमेशा रहेगा एनोड, कम ऋणात्मक वाला हमेशा कैथोड। यदि धन और ऋण की बात करूँ तो धनात्मक वाला जो मान रहेगा वो कैथोड काम करेगा, जैसे कापर और जिंक के केस में। ऋणात्मक मान क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। अब मान लो दोनों मान धनात्मक में आ गए, जैसे मैं मान लो कापर और AU ले रहा हूँ। ठीक है, कापर और AU इनका सेल बना दिया दोनों को जोड़ के, तो कापर का मान देखिए धन 0.34 है और AU का मान धन 1.50 है। अब इनमें हमको पहचानना पड़ेगा कौन अधिक बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, AU, इसलिए ये बन जाएगा कैथोड, अर्थात इसका मान अधिक धनात्मक है इसलिए, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, एनोड। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी हम कैसे कैथोड और एनोड डिसाइड करेंगे डाटा जो दिया रहेगा उसके आधार पर। ठीक, मैंने 3 केस बताया। एक केस ये था जब दोनों ऋणात्मक रहते थे, एक केस ये था जब एक का मान धन और एक का मान ऋण रहता था, और एक केस ये था जब दोनों के मान धन रहते थे। तो इस तरीके से हम यदि कोई मानक अपचयन विभव या अपचयन विभव कुछ भी दिया रहता है तो उसके आधार पर एनोड और कैथोड डिसाइड कर सकते हैं श्रेणी की मदद से। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। इसीलिए मैंने कैथोड में लिखा है यदि दोनों ऋणात्मक है तो अधिक ऋणात्मक एनोड मानना है, कम वाले को कैथोड मानना है। यदि दोनों धनात्मक है तो कम धनात्मक को हमको एनोड मान लेना है और अधिक धनात्मक को क्या मानना है, कैथोड मानना है। उम्मीद है आपने पहचानना सीख लिया होगा कैसे कैथोड और एनोड पहचानेंगे। ये हम कैथोड एनोड का पहचान करेंगे मुख्य रूप से जब हम किसी का सेल विभव पता करेंगे, अर्थात कोई भी विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल जो भी बनेगा उसका सेल हम विभव हम इस तरीके से पता करते थे, E कैथोड माइनस E एनोड, और ये जो मान रहते थे इनके विभव के
कैथोड और एनोड। कैथोड तो यहाँ पे क्या रहता था, अपचयन वाला, एनोड रहता था ऑक्सीकरण वाला, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते थे, वहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते थे। और ये इनके जो मान रहते थे वो हमेशा अपचयन विभव वाले रहते थे, और अपचयन विभव वाले यदि नहीं है तो उसको हम बनाते थे। जैसे देखिए ऋण 3.05 है, ये चूंकि ऋणात्मक है, अर्थात ये यहाँ पे क्या हो रहा था, वास्तव में ये एनोड की तरह काम करता था इस हाइड्रोजन के साथ, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा था। लेकिन वास्तव में इसका जब ऑक्सीकरण विभव मान रहा था तो ये मान रहा था धन 3.05। चूंकि IUPAC ने बोल रखा है कि हमको हमेशा अपचयन वाला ही मान लेना है, इसलिए ऑक्सीकरण को उल्टा होता है अपचयन, इसलिए धन की जगह हमने ये सारे डाटा ऋण रख रखे हैं। अब नीचे का मान हमने धन क्यों रखा है, ऋण क्यों नहीं रखा? इसका कारण ये है कि नीचे में अपचयन ही हो रहा था और IUPAC बोलता है कि हमको अपचयन वाला ही डाटा रखना है, इसलिए इसको हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, प्लस है। कहने का अर्थ है कि ये इनके जो डाटा हैं ये चूंकि इन पे ऑक्सीकरण हो रहा था तो वास्तव में इनके डाटा ये होते धन 0.76। चूंकि IUPAC बोलती है कि हमको हमेशा अपचयन विभव वाले डाटा रखना है, इसलिए हमने क्या किया है, ये धन के निशान को हमने ऋण में कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण को उल्टा अपचयन होता है इस वजह से, अर्थात ऑक्सीकरण तो इनमें होता ही है लेकिन हम उसके मान ऑक्सीकरण वाले नहीं रखते, वहाँ हम मान रखते हैं अपचयन वाले। और पिछले लेक्चरों में मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण विभव और ये अपचयन विभव में ये रिलेशन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण को उल्टा अपचयन होता है इसलिए हम इसमें ऋण का निशान लगाते हैं। उसी प्रकार अपचयन को उल्टा होता है ऑक्सीकरण, लेकिन हमको अपचयन को उल्टा करना ही नहीं है क्योंकि हमको अपचयन वाले डाटा लेना है हर बार, इस वजह से। तो उम्मीद है सारे अनुप्रयोग आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में और जो एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन परीक्षाएं उसमें। समझ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम्स में, और आजकल बोर्ड परीक्षाओं में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि पुराना पैटर्न आजकल हटा दिया गया है, इसलिए नए पैटर्न से। और क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, डाटा बेस्ड, डाटा से समझना रहता है, नोट कैथोड, और उसी पे हमको किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये समझना होता है। देखिए सबसे पहले 4 धातु दिया गया है ABCD, इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात इनके मानक अपचयन विभव ही है, जो कि हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम से भी मिल सकते हैं। मानक अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्रमशः इतने 4 मान दिए गए हैं, इनमें से कौन अधिक क्रियाशील है। अब हमने क्या पढ़ा है, किसको हम अधिक क्रियाशील बोलेंगे। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है, और ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है वो घटते जाती है। अब चूंकि ये जो मान दिए गए हैं इस मान के आधार पर भी हम क्रियाशीलता पता कर सकते हैं। मैंने बताया था अनुप्रयोग जो हम पढ़ रहे थे उसमें कि जिसका मान जितना अधिक ऋणात्मक वह अधिक क्रियाशील, और जिसका मान जितना कम ऋणात्मक वह कम क्रियाशील रहेगा। तो उस हिसाब से देखिए किसका मान अधिक ऋणात्मक है, ये वाला देखिए ऋण 3.05 जो कि A का है, उसके पीछे कौन सा है, ऋण 1.66, और उसके बाद कौन सा है, ऋण 0.44, और उसके पीछे कौन सा है, अब देखिए हमको यहाँ पे कौन अधिक क्रियाशील और कौन कम क्रियाशील ये पहचाना है। तो जिसका मान जितना अधिक ऋणात्मक वह उतना ही अधिक क्रियाशील, और जिसका मान जितना कम ऋणात्मक वो उतना ही कम क्रियाशील होता है, जिसको मैंने अनुप्रयोग वाले सेक्शन में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे A का मान क्या है, 3.05। तो मैं आंसर बना रहा हूँ पहला वाले का कि A सबसे पहले आएगा, कौन अधिक क्रियाशील है तो A है। उसके बाद इसके बाद अधिक कौन सा है, अर्थात इससे थोड़ा सा कम, ऋण 1.06, अर्थात B वाला इसके पीछे लगेगा। B के बाद ऋण इसके बाद देखिए ये ऋण 0.80 कौन सा है, वो D है, इसके पीछे D लगेगा, और इसके सबसे पीछे में कौन सा है, ऋण 0.44। तो ऋण 0.44 किसका है, ये है C का। तो ये हमारा क्रियाशीलता का क्रम, सबसे अधिक क्रियाशील ये है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ऑक्सीकरण के अपचायक पहचानना है, तो हमारा जो सीरीज है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, अपचयन क्षमता बढ़ता है और धनात्मक गुण भी बढ़ते हैं, क्योंकि धनात्मक में है सारा डाटा। ऊपर सबसे हाइड्रोजन के ऊपर सारे ऋणात्मक है और हाइड्रोजन के नीचे सारे धनात्मक है, जो कि आप समझ रहे थे थोड़ा देर पहले, हम वो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब ये चूंकि सब ऋणात्मक है तो ऊपर से नीचे आऊँगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आऊँगा तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपचयन क्षमता बढ़ती है इस वजह से। तो उस हिसाब से जो ये पीछे में है ये सबसे क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि इसी का अपचयन अधिक होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये प्रबल क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, अर्थात यही दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा। प्रबल है तो दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है, प्रबल अपचायक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, क्योंकि लिथियम को हम प्रबल अपचायक बोलते थे। क्यों? क्योंकि उसका मान सबसे अधिक ऋणात्मक था। तो ऋणात्मक या धनात्मक के आधार पर हम ये सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है पहले समझ लिया होगा आपने। दूसरा यदि देखें तो दूसरे में देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम को मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम का अर्थ समझ रहे हैं, जिसका मान सबसे अधिक उसको पहले रखूंगा मैं जो ज़्यादा है, और सबसे कम वाले को पीछे रखूंगा, इसलिए उसको अधिक से मैं कम की ओर जाऊंगा। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, ये इसको आपको जो कोड बताया था, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, ये वाला जो कोड है उसके आधार पर याद करना है। तो देखिए लेकर मतलब लिथियम सबसे पहले आता था, हमारा क्रम क्या है लिथियम, और उसके बाद क्या आता था पोटेशियम,
ठीक है। और उसके नीचे आता है कैल्शियम, ये ऊपर से नीचे है अपचयन विभव का क्रम। अब इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में, अर्थात जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है उसको सबसे आगे। तो ऊपर से नीचे क्या है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम था ऊपर से नीचे। अब घटते क्रम में कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले कैल्शियम को लिखूंगा, उसके पीछे रखूंगा पोटेशियम और उसके पीछे रखूंगा लिथियम। ये अधिक मान रहेगा और ये वाला मान क्या रहेगा, कम। अब देखिए ऊपर से नीचे आते थे तो अपचयन विभव बढ़ता था, इस हिसाब से नीचे वाला प्रबल आक्सीकारक है, ये प्रबल आक्सीकारक, क्योंकि अपचयन बढ़ना का अर्थ होता है आक्सीकारक गुण का बढ़ जाना। आक्सीकारक गुण अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ना। प्रबल आक्सीकारक ये हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा लिथियम, ये हो जाएगा प्रबल अपचायक। तो इस तरीके से आपको अपचायक या आक्सीकारक भी पूछ सकता है, अर्थात एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये संभव है। तो उम्मीद है पैटर्न आप समझ रहे होंगे कैसे करना है, जैसे इसमें मैंने किया वैसे यहाँ भी। कौन अधिक धात्विक गुण दिखाएगा, कौन कम धात्विक गुण, तो ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अर्थात अधातु, तो सबसे ज़्यादा अधातु का गुण दिखाया गया यहाँ पे कैल्शियम, अर्थात इलेक्ट्रॉन ये कम ग्रहण, मतलब अर्थात इलेक्ट्रॉन ये अधिक ग्रहण करता है इसलिए। और सबसे कम ग्रहण कौन करेगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा छोड़ने वाला है वो है लिथियम यहाँ, अर्थात सबसे अच्छा धातु ये, और सबसे कम मतलब सबसे अच्छा जो ना हो वो धातु कौन सा है, कैल्शियम है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी इसके पहले जो हमने पढ़ा उस पार्ट्स में, ठीक है। ऊपर में अर्थात ऊपर से नीचे जब भी आएंगे अपचयन क्षमता बढ़ेगी, आक्सीकारक गुण बढ़ेगा। इसी की वजह से जो धातु का गुण है वो घटता है, अर्थात अधातु का गुण बढ़ जाता है, और इसी पे सारे क्वेश्चन होते हैं। अर्थात नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, इसलिए धातु गुण बढ़ेंगे, ऐसा। तो 3 से 4 पॉइंट को आप याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ये तो दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 4 तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, कौन सबसे अधिक आक्सीकारक होगा। कौन सबसे अधिक आक्सीकारक करते समझ रहे हैं, इसका सबसे जल्दी अपचयन होगा, क्योंकि जिसका अपचयन होगा उसी को तो हम आक्सीकारक बोलते थे ना। अपचयन अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के जल्दी ग्रहण करेगा। अब देखिए ए का मान ये दिया है ऋण, बी का मान ये, सी का मान ये और डी का मान ये, कुछ नहीं दिया अर्थात ये धनात्मक में है। और ऊपर से नीचे जब आते थे तो धनात्मक जो मान है वो बढ़ जाते थे। धनात्मक मान अर्थात जो कैथोड वाले मान रहते थे, अर्थात इनके धनात्मक मान, ना कि धनात्मक गुण, अर्थात अधातु के गुण बढ़ते थे। तो यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक आक्सीकारक, तो यहाँ पे सबसे अधिक आक्सीकारक की बात करूँ तो ये 1.90 वाला, अर्थात जो डी रहेगा तीसरा क्वेश्चन में, ये डी सबसे अधिक आक्सीकारक रहेगा। उसके पीछे किसको लगाऊंगा, उसके पीछे 0 वाले को लगाऊंगा, अर्थात जो सी है इसको 0 वोल्ट को। क्यों ये सबसे अधिक आक्सीकारक है, क्योंकि उसका अपचयन जल्दी होगा, उसका मान धनात्मक है इस वजह से, ठीक है। अब उसके पीछे किसको लगाऊंगा, इससे अब ऋणात्मक में देखो, ऋणात्मक में सबसे कम ऋणात्मक ये है, कौन सा, बी वाला। और इसके पीछे कौन सा लगाऊंगा, ए वाला, क्योंकि वो अधिक ऋणात्मक है। अधिक ऋणात्मक अर्थात इसका आक्सीकरण बहुत जल्दी होने वाला है, ये अर्थात ये अपचायक है। अच्छा, ये अपचायक है, प्रबल अपचायक। यदि अपचायक पूछे तो ये है उत्तर, और आक्सीकारक पूछे तो ये है उत्तर। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपने समझ लिया हो। कारक इसको नोट करिए, फिर और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चौथे टाइप के क्वेश्चन में दिया है कि ABCD ये इनके अपचयन विभव के मान ये दिए गए हैं, और कौन सा तत्व अन्य 3 तत्वों को स्थापित कर सकता है। विस्थापन वाले में हमने 2 टाइप का पढ़ा था, एक तो धातु, दूसरा अधातु। और उसमें हमने क्या देखा था, प्रत्येक ऊपर आने वाला नीचे वाले को उसके विलयन से हटा देता था, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील। क्यों ज़्यादा क्रियाशील, क्योंकि उसका मान अधिक ऋणात्मक होता था, ये ऋणात्मक के केस में। उसी तरीके से यदि धनात्मक का केस देखूँ तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को स्थापित क्यों करता था, क्योंकि ऊपर वाला कम धनात्मक था, नीचे वाला अधिक धनात्मक था, ठीक है। अब इनके केस में देखिए, इस केस में टोटल मेरे को ए का डाटा दिया है, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें ए दिया है 0.8 वोल्ट, बी दे रखा है 0.79 वोल्ट, सी दे रखा है 0.34 वोल्ट, और डी दे रखा है ऋण 2.37। अब देखिए हमारा जो श्रेणी बना है विद्युत रासायनिक श्रेणी, वो ऊपर वाला ऋण है और नीचे वाला धन है, ठीक है। ऊपर वाला लिथियम रहता था और नीचे वाला फ्लोरीन रहता था, सबसे नीचे, अर्थात तो अपचयन विभव के किसमें बढ़ते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर। अब उसी हिसाब से मैं इसको सेट करूं तो सबसे ऊपर कौन सा चला जाएगा, ये वाला ऋण वाला, और इसके पीछे कौन सा आएगा, इससे जिसका मान धनात्मक में कम है, कौन सा कम है, ये देखिए यहाँ पे 3-4 लिखा है तो दूसरा हो जाएगा, और इसके बाद कौन सा कम है, तीसरा, और उसके बाद और मतलब इससे जो अधिक है वो हो जाएगा ये चौथा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, अर्थात जिसका मान ऋणात्मक रहेगा उसको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है, और जिसका मान धनात्मक रहेगा उसको हमेशा नीचे रखना है। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि कौन सा तत्व अन्य 3 तत्वों को भी स्थापित कर सकता है। तो इसमें देखिए ये चूंकि सबसे ऊपर आ जाएगा डी वाला, उसके नीचे आ रहा है सी, और उसके नीचे आ रहा है बी, और उसके नीचे आ रहा है ए, तो हमारा उत्तर होगा ये डी। क्यों, क्योंकि डी का मान ये क्या है, ऋण 2.37 है, और इसका जो अपचयन है सबसे कम है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक में है। और ऋणात्मक में आपको ध्यान देना है, यदि सब ऋणात्मक है तो सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है, और धनात्मक है तो सबसे अधिक धनात्मक कौन है, ठीक है। सबसे अधिक धनात्मक वाला सबसे कम क्रियाशील होगा, और सबसे अधिक ऋणात्मक वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा। इसी हिसाब से हमने इसको जमा रखा है, पहला सबसे अधिक ऋणात्मक, उसके बाद उससे कम मान आएगा धनात्मक का, और इससे थोड़े से अधिक धनात्मक, और सबसे अधिक धनात्मक। अर्थात ये जो डी है तीनों किसी के साथ भी मिलेगा वो भी स्थापित कर सकता है। उसी प्रकार ये सी है, ये बी वाले को भी स्थापित कर देगा, और बी वाला ए को भी स्थापित कर सकता है, ठीक। उम्मीद है चौथा क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ये हमने विस्थापन वाला, अनुप्रयोग वाला जो सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा हुआ था। अनुप्रयोग में विस्थापन का 2 कंडीशन, एक धातु में और दूसरा अधातु में, ठीक। तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाए हो, तो उससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब यहाँ पे ABCD
ABCD की जगह कोई भी दूसरा तत्व भी दे सकता है आपको। पाँचवा देखिए, पाँचवा बहुत सरल है। पाँचवा में पूछ रखा है कि EMF क्या होगा, अर्थात जो सेल का विभव है वो हमको पता करना है। तो पाँचवा में सेल का विभव हम जानते हैं E0 सेल, मानक अपचयन विभव दिया है, इसलिए हम चूंकि मानक दिया है तो सब में हम 0 लगाएंगे, या EMF इसी को बोला जाता है EMF। और इसको मैं लिखूंगा E0 कैथोड माइनस A0 एनोड। अब कैथोड हम किसको बोलते थे, पहचानने का तरीका बताया था, कैसे पहचानेंगे। यहाँ 2 डाटा दिया है, एक डाटा ये और दूसरा डाटा ये। अब देखिए इसमें जिसका मान कम वो एनोड बनेगा, तो ऋण वाला 2.37 क्या बनेगा एनोड, और धन 0.34 बनेगा कैथोड। ये सब किस केस में है, जब अपचयन विभव के मान दिए रहेंगे तब। सामान्य दूसरा रहेगा तो उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो विद्युत वाहक बल वाला मैं लेक्चर बताया था उस तरीके से, ठीक है, मतलब सुधार के। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि अपचयन विभव दिया रहता है तो बहुत सरल रहता है, सीधे उसको जोड़ना है घटाना रहता है। अब हमने चूंकि पहचान लिया कि एनोड बनेगा, क्योंकि मान इन दोनों में यदि देखो तो इसका मान कम है इसकी अपेक्षा, और कैथोड कौन सा बनेगा ये, क्योंकि ये मान अधिक है, तो कैथोड को कैथोड की जगह रखो 3-4, और ऋण का ऋण, और उसके बाद ऋण क्या है 2.37। इनको इस तरीके से यदि हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा बनेगा 2, अब देखिए ये 7 3 10 11 का 1 हो जाएगा, तो 2.71 वोल्ट आएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। कभी कभी क्या होगा, ये जो वोल्टेज का मान है अर्थात सेल के विभव का मान किसी किसी केस में ऋणात्मक आ जाएगा, तो ऋणात्मक मान कभी भी नहीं आएगा, अर्थात उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। जैसे इस टाइप का कुछ अभिक्रिया दे देगा और ऐसा मान दे देगा, और मान देने के बाद यदि हमारा आंसर यहाँ पे तो धनात्मक में आ गया, ठीक है, ये मान हमारा आया है धनात्मक में इस तरीके से, और यदि यही मान यदि ऋणात्मक में आता तो अभिक्रिया संभव नहीं है लिखना पड़ता, क्योंकि सेल पोटेंशियल का मान हमेशा अर्थात सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक में आएगा, क्योंकि हम यहाँ ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ऋणात्मक का अर्थ है कि आप ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे हो, ऊर्जा बाहर से दे रहे हो, और विद्युत रासायनिक सेल में हमेशा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, सेल विभव हमेशा क्या होंगे, सेल विभव हमेशा आएगा धनात्मक में। ऋणात्मक यदि आता है तो अभिक्रिया संभव नहीं होगा। इस तरीके से आपको आंसर बनाना पड़ेगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन में क्या दिया है, वह तत्व जो अन्य 3 तत्वों को उनके यौगिक में से विस्थापित कर सकता है। अब देखिए 4 तत्व दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये सब क्या है अधातु है। और अधातु के केस में हमने क्या देखा था, प्रतीक नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित करता था, धातु के उल्टा। ये तो धातु वाले केस में था एक प्रकार से, या कुछ भी केस रहे। धातु वाले केस में हमने क्या देखा था, विस्थापन वाला जो अनुप्रयोग हमने पढ़ा था उसमें ऊपर वाला नीचे वाले को हटाता था उसके विलयन से, लेकिन अधातु में क्या होता था, नीचे वाला ऊपर को हटाता था। और ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको पता चलेगा लेकर भारत सरकार का नाम वाला जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक से जब याद रखे रहेंगे तब पता चलेगा। तो इसमें जो फ्लोरीन है वो सबसे नीचे में आता है, इसीलिए ये फ्लोरीन है ये इन तीनों के विलयन में यदि मिक्स हो जाता है अलग अलग बारी बारी, तो इन तीनों को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आएगा ये फ्लोरीन, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, इसमें क्या आएगा फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे नीचे आता है और बाकी उसके ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे करना है, अर्थात तो सीरीज आप याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन को क्यों लिया हमने, क्योंकि ये नीचे में आता है और यह एक अधातु है, मतलब ये चारों अधातु हैं, इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है सबके सब धातु हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, आज का पूरा कंसेप्ट समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नरनष्ट समीकरण की, और उसमें हम अमानक स्थिति में देखेंगे। अभी तक हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संबंधित ये डाटा को लेके हम पता कर रहे थे कैसे हम विभव पता करेंगे सेल का, या कौन किसको विस्थापित करेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अमानक अर्थात नॉन स्टैंडर्ड श्रेणी में कि कैसे नॉन स्टैंडर्ड अर्थात अमानक स्थिति में हम किसी भी सेल का विभव पता करेंगे, वो भी नरनष्ट समीकरण के द्वारा, और उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, आजकल ट्रेंड बदल गया है, इस वजह से इसकी विशेषता पूछी जाती है, स्पेशली इसके संबंधित डेफिनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।